का टाइटल रख दिया भाई, एक राह सफलता की। कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत के लोगों के लिए एक राह लेकर के आया है। एक ऐसी राह की जिस राह पर चल करके हम अपनी कोई भी चाह पूरी कर सकते हैं। कैसी कैसी चाह हो सकती है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूं, तो मुझे इतना समझ में आता है कि भाई मैं नौकरी से अपनी जिंदगी काट तो सकता हूं लेकिन जिंदगी बदल नहीं सकता। तो मेरे मन में एक विचार आया कि यार नौकरी के साथ में अगर कोई ऐसा काम मिल जाए कि नौकरी से मेरी जिंदगी कटे और उस काम से मेरी जिंदगी बदले, तो यदि आप एक नौकरी पेशा आदमी है और आप एक ऐसे काम की तलाश में है कि जो बिना नौकरी छोड़े आप इसे कर पाओ, तो मेरे हिसाब से ये राह आपके काम में आने वाली है। आपको इसको ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आप एक ऐसे इंसान है कि जिसके पास में अभी कोई रोजगार नहीं है, आप रोजगार की तलाश में है, तो मेरे हिसाब से आज आपकी तलाश यहाँ पर खत्म होने वाली है। यदि आप एक छोटे दुकानदार हैं, आपको लग रहा है कि यार लाखों रुपए लगा करके भी ये, चलो मैंने 10 15 20 लाख रुपए लगा करके ये दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन 20 25 लाख रुपए लगा करके या 50 लाख रुपए लगा करके भी अगर महीने में 1 आध लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो क्या मतलब है इस धंधे का? तो आज आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी समझ में आएगी कि जहां पर बिना पैसे लगाए भी आदमी लाखों रुपए कमा सकता है। यदि आप एक स्टूडेंट है और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन हम जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं ना, हम यहाँ पर जैसे इंडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद में लोग मास्टर्स करने के लिए या तो 12th तक की पढ़ाई करने के बाद में ग्रेजुएशन के लिए कई सारे बच्चे विदेश जाते हैं, माँ बाप उनको भेजते हैं। तो मैंने कई बार देखा हुआ है कि विदेश में जो बच्चे जाते हैं वो तो वहां पर जाकर के कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। वो मोटेल में वेटर का काम करने को तैयार हो जाते हैं, वो मैकडोनाल्ड में काम करने को तैयार हो जाते हैं, वो सबवे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम जो लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, पता नहीं क्यों हमें ये विचार नहीं आता कि भाई अगर वहां पर जाकर के बच्चे अपने माँ बाप को पैसों की मदद कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर रह करके सिर्फ पढ़ाई क्यों करें? हम पढ़ाई के साथ में क्यों ना ऐसा कुछ काम करें कि जिससे हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और हमारे माँ बाप को हम दो पैसों की मदद भी कर पाए। यदि आप ऐसी विचारधारा वाले एक नौजवान है कि जो अपने माँ बाप को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद उठाना चाहते हैं, तो आज आपकी वो खोज जो है वो यहाँ पर समाप्त होने वाली है। यदि आप एक ऐसी हाउसवाइफ है कि जिसे ये समझ में आता है कि यार काम तो कुछ करना चाहिए लेकिन साथ ही साथ मेरी प्रायोरिटी भी है, क्योंकि हर महिला की प्रायोरिटी पहली क्या होती है? आर्थिक उपार्जन। ये महिला की कभी पहली प्रायोरिटी नहीं हो सकती। उसके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके पति, उसके सास ससुर। तो अगर आप एक ऐसी महिला है कि जो अपने परिवार की वाली जो पहली जिम्मेदारियां है उसे तो निभाना चाहती ही है, लेकिन साथ ही साथ मन में और एक इच्छा है कि यार मेरा हस्बैंड इतनी मेहनत करता है लेकिन वो उस मेहनत के बाद भी परिवार को जीवन में मतलब दो रोटी सब्जी वो सारी चीजें दे सकता है, लेकिन जो सपने हैं परिवार के, जो बच्चों की ख्वाहिशें हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए जो और पैसा चाहिए होगा, तो क्यों ना मैं भी परिवार को संभालने के साथ में 2 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करके क्यों ना अपने परिवार के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं, एक इनकम का एक अतिरिक्त स्रोत तैयार करूं, ताकि मेरे पति को भी थोड़ी सी मदद मिले और मैं परिवार के लिए कुछ कर पाऊं। यदि आप एक ऐसी सोच वाली महिला है, तो शायद आज आपकी सर्च जो है, आपकी जो खोज जो है, वो यहां पर आज खत्म होने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड, यदि आप अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके हैं और आप अपने जीवन की दूसरी इनिंग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि जहां पर 60 साल के बाद आदमी अपने आप को बूढ़ा समझने लगता था कि भैया चलो सुबह गार्डन में जाकर के योगा करेंगे, बाद में घर पे आकर के आराम करेंगे, फिर शाम को मंदिर पे जाकर के भगवान की आरती वारती करेंगे और फिर रात को आकर के 9 बजे सो जाएंगे। और 60 साल की उम्र में आदमी अपने आप को बुढ़ा समझने लगता था, लेकिन आज 60 साल की आदमी, इवन 70 साल के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई उनको दादाजी बोल दे तो। हाँ, तो ऐसे जमाने में यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो करना चाहिए, और यदि आप स्वामी विवेकानंद की उस उक्ति को मानते हैं कि प्रवृत्ति जीवन है और निवृत्ति मृत्यु है, और आप एक ऐसी प्रवृत्ति की तलाश में है कि जिस प्रवृत्ति के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम भी ना हो, एक सम्मानजनक काम भी हो, और साथ ही साथ में एक कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कमा पाऊं, कि जिससे अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं तो ये पैसे मैं दूसरों की मदद में इस्तेमाल कर पाऊंगा, और यदि मेरे पास में बहुत सारे पैसे नहीं है और पेंशन की भी कमी है, तो ये पैसा मुझे सम्मानजनक जीवन जीने में काम में आएगा। यदि आप एक ऐसी सोच वाले रिटायर्ड इंसान है, तो आज आपकी खोज भी यहां पर खत्म होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों का इस एक अद्भुत से प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं, जिसका टाइटल है एक राह सफलता की। माय डियर फ्रेंड, आज के टॉपिक की मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक मुद्दे से कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं।
एक एक लोग सबसे पहले इसे ध्यान से सुनिएगा, मेरी और एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके परिवार में 14 15 16 साल के बच्चे हैं कि जिन्हें समझ सकते हैं इन बातों को, तो आपको उनको भी साथ में लेकर के बैठना चाहिए। हो सकता है कि उनको भी जीवन में भविष्य में कुछ बड़ा सोचने की और बड़ा करने की प्रेरणा मिले, ऐसा मेरा मानना है और मैं कोशिश भी करूंगा। तो बात ये हो रही थी, दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक जिन्हें मैं कहता हूं द पीपल हु आर ओनली एम्बिशियस, ऐसे लोग कि जिनके अंदर सिर्फ महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें एक कमी जो है वो ये है कि परिश्रम बड़ा करने की तैयारी नहीं है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने माँ बाप से बोलेंगे अरे मैं अपने परिवार की जिंदगी बदल दूंगा, बाबा आपको गाड़ी में घुमाऊंगा, अरे माई तुमको हवाई जहाज में बिठाऊंगा, है ना। दोस्तों को भी बोलते हैं कि अरे भाई तेरा एक दिन मर्सिडीज खरीदेगा। मतलब उनकी बातों की कोई सीमा नहीं होती है, और महत्वाकांक्षा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गड़बड़ क्या है कि बिना कर्मशीलता के, मतलब कर्म करने की तैयारी के बगैर की जो महत्वाकांक्षा होती है ना, वो इंसान को फ्रस्ट्रेशन वाला जीवन देती है, निराशा वाला जीवन देती है। तो आपने कई सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन परिश्रम करने में विश्वास नहीं करते। आज की डेट में आप ऐसे कई सारे नौजवानों को देखते होंगे कि जो मतलब कपड़े वपड़े पहन करके जैसी जगहों पे जाकर के रील बना करके, उन्हें लगता है कि रील बना करके इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक के ऊपर आई विल बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जब शुरुआत में जिन लोगों ने किया वो ठीक है, कुछ लोग कमाए भी सही, करोड़ों लोगों में से यदि 10 12 15 20 25 हजार लोग कमा लेते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कही जा सकती। लेकिन उस चीज को देख करके आज की डेट में कई सारे लोग हैं कि जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक आसान रास्ता पकड़ते हैं कि चलो भैया वीडियो बना करके उसे वायरल कर देंगे, और कुछ भी उठपटांग चीजें करने को लोग तैयार हो जाते हैं। तो कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि जिनके जीवन में महत्वाकांक्षाएं तो बहुत होती है लेकिन वो मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे लोग कौन है कि जो मेहनती बहुत है, द पीपल हु आर ओनली हार्ड वर्किंग। ये सिर्फ मेहनती लोग हैं, लेकिन इनके साथ में जो गड़बड़ है वो उनसे बिल्कुल उल्टी है। उनकी सोच बड़ी थी लेकिन कर्मशीलता बहुत छोटी थी, कर्म करने की नीयत बहुत छोटी थी। इनके केस में क्या है कि ये कर्मशील है, इनके अंदर कर्महीनता की एक बूंद भी नहीं है। ये बहुत मेहनती लोग हैं, दिन में 10 10 12 12 घंटे नौकरी करते हैं, लेकिन इनके साथ में गड़बड़ ये हो जाती है कि ये महत्वाकांक्षी नहीं है। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पक्के तौर पे मध्यम वर्गीय मानसिकता वाले लोग हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मध्यम वर्ग में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग के होते हैं और दूसरे जो मानसिक रूप से भी मध्यम वर्ग के होते हैं। आर्थिक रूप से जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो अपनी महत्वाकांक्षा और मेहनत के चलते मरने से पहले मध्यम वर्ग से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो मानसिक रूप से मध्यम वर्ग का है वो पैदा भी होता है मध्यम वर्ग में, जीता भी मध्यम वर्ग में है और खत्म भी मध्यम वर्ग में ही होता है। द रीजन मेहनती है लेकिन सोच बड़ी नहीं होने की वजह से वो पूरी जिंदगी 20 21 साल की पढ़ाई उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद में नौकरी करना शुरू करता है। वो स्वीकार करके बैठा हुआ है कि भैया ईश्वर ने हमें मध्यम वर्ग में पैदा किया है, हमें इसी हाल में जीना है। तो सोच बड़ी छोटी रखते हैं कि कैसे भी करके जिंदगी कट जाए, है ना। मतलब दुनिया में है नाम हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस मानसिकता के लोग हैं कि जिनको जीवन को बदलने की वो समझ नहीं पाते हैं कि बेटा तुमको भगवान ने इंसान बना करके इस लिए भेजा है, जानवर को जिंदगी काटने के लिए भेजा जाता है, इंसान को जिंदगी बदलने के लिए भेजा जाता है। जानवर पैदा होने के बाद में अपनी जानवर जमात के लिए कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इंसान को पैदा होने के बाद में अपनी इंसान जमात के लिए कुछ करना चाहिए। जानवर इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए कोई योगदान नहीं दे सकता, लेकिन इंसान को पैदा होने के बाद में मरने से पहले इस दुनिया को थोड़ा बहुत खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान, समाज को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान, अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा योगदान उसे देना ही चाहिए। लेकिन इनकी छोटी सोच की वजह से, मतलब ईश्वर ने इनको क्या बोलते हैं ना मेहनती बनाया है, दे आर वेरी मच हार्ड वर्किंग। इनकी मेहनत देख करके हमें लगता है कि यार कितना मेहनती इंसान है वो, लेकिन वो पूरी मेहनत जो करता है ना वो किसी और लोगों को अमीर बनाने के लिए करता है, अपने परिवार के लिए वो बड़ा सोचने के लिए तैयार नहीं होता। तो जो सिर्फ महत्वाकांक्षी होते हैं उनकी भी जिंदगी नहीं बदलती, जो सिर्फ मेहनती होते हैं उनकी भी जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं ना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि उनके अंदर सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं है, उनके अंदर कठोर परिश्रम करने की तैयारी भी है। जैसे मिसाल के तौर पर क्यों हर 10वीं पढ़ा लिखा आदमी
धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता? द रीजन इज, काफी सारे 10वीं पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन धीरूभाई अंबानी की तरह मेहनत करने की तैयारी नहीं होती। और काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन धीरूभाई अंबानी की तरह बड़ी सोच भी नहीं थी। तो दुनिया में कोई भी आदमी बड़ा तब बनता है जब उसके पास में ये दोनों चीजें एक साथ हो। सबसे पहले महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है कि कहां पैदा होना ये मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन मरना कहां है ये ईश्वर ने मेरे हाथ में दिया हुआ है ना। क्योंकि जानवर नहीं सोच सकता। मान लो कि अहमदाबाद के किसी किसी गरीब इलाके में पैदा होने वाला कोई कुत्ता नहीं सोच सकता कि मैं पैदा हुआ हूं गरीब इलाके में, लेकिन मरने से पहले मैं अमीर इलाके में जाकर के मरूंगा, वो कुत्ता नहीं सोच सकता। लेकिन आनंद ठाकर यदि गरीब इलाके में पैदा हुआ है तो वो सोच सकता है कि गरीबी में पैदा होना ये मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मरना कहां पर है, इसके लिए ईश्वर ने मुझे इंसान बना करके भेजा है, योग्यता दे करके भेजा है, क्षमता दे करके भेजा है, बुद्धि कौशल्य दे करके भेजा है। अगर मैं इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता हूं तो मुझमें और उस जानवर में अंतर क्या रहेगा? ये जो सोच है उसे इंसान कहते हैं। तो महत्वाकांक्षा होना जरूरी है, साथ ही साथ कठोर परिश्रम करने की तैयारी। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा एक्टर इस वजह से नहीं है कि उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी बड़ा एक्टर बनने की, कठोर परिश्रम करने की तैयारी। चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, धोनी हो, तेंदुलकर हो, ये क्रिकेट के इतने बड़े लोग बने, द रीजन महत्वाकांक्षा भी बड़ी थी, मेहनत करने की भी तैयारी। कोई भी पॉलिटिकल लीडर, राजनेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल लीडर साधारण परिवार से आकर के बहुत आगे निकलता है तो एक ही चीज होती है, किसी महत्वाकांक्षा नहीं, मेहनत करने की तैयारी। दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, अगर कोई धर्मगुरु बहुत बड़ा धर्मगुरु बन जाता है तो सिर्फ इस वजह से कि वो किसी एक गांव के मंदिर में दाढ़ी बाड़ी बना करके बढ़ा करके बैठने वाला इंसान नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि जिस धर्म को मैं मानता हूं उस धर्म को मैं दुनिया भर में फैलाऊं। तो वो निकलते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या तो चर्च जगह जगह बनाने के लिए वो कठोर परिश्रम करते हैं। तो चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे राजनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कलाकार हो, चाहे हमारे जैसे साधारण लोग हो, हर इंसान बड़ा बन सकता है यदि उसके पास में महत्वाकांक्षा हो और कठोर परिश्रम करने की तैयारी हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, क्योंकि आज इस कैटेगरी के लोगों के लिए ही अवसर में लेकर के आया हूं, एलआईसी लेकर के आई है कि जिनके अंदर महत्वाकांक्षा भी है और मेहनत करने की तैयारी भी है। तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मैं इस प्रकार के लोगों से बात कर रहा हूं कि जिनके अंदर महत्वाकांक्षा और मेहनत करने की तैयारी दोनों ही है। क्योंकि आज अपन किसी लॉटरी के टिकट के बारे में या तो रमी के बारे में, क्यों इतनी जुआ खिलाने वाली जो है एप्लीकेशन आज मार्केट में आ रही है, मोबाइल के ऊपर आ रही है, तो ओनली रीजन इज कि इंसान के अंदर बड़ा बनने की महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन परिश्रम करने की तैयारी नहीं है। तो जुआ खेल करके भी मैं क्यों ना घर में बैठे बैठे मोबाइल से रमी खेलता रहूं, तीन पत्ती खेलता रहूं और बड़ा इंसान बनूं, ड्रीम 11 खेलता रहूं और पैसे कमा लूं। तो ऐसे मतलब जिसे कहते हैं ना कि जहां पर आलसी और कर्महीन लोगों की जमात ज्यादा हो, उनको ऐसे जुए के चक्करों में और पॉन्जी स्कीम में फंसाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती। हमारे गुजराती में एक कहावत है जिसका अर्थ ये है कि जहां पर लालची और लोभी लोग ज्यादा हो ना, वहां पर लुटेरों की कोई कमी नहीं होती। तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या आप अपने आप को महत्वाकांक्षी और मेहनती समझते हैं कि नहीं समझते? और मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब इसे डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं मेहनत करने को तैयार नहीं हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बड़ी छोटी सोच वाला इंसान हूं और मैं अपनी छोटी सोच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपना अगला 55 मिनट जो है उसे बिल्कुल वेस्ट ना करें। क्योंकि संडे का दिन है, वो 55 मिनट आप अपने परिवार के साथ बैठ करके टीवी देख सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, अपने बच्चों का होमवर्क करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। तो ऐसी चीज के बारे में जानना ही क्यों कि जिस चीज के बारे में मेरी उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यहां पर आपकी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, यहां पर आप क्या उससे परिवार में पैदा हुए, किस धर्म के हैं, किस जाति के, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर ये एलआईसी ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है कि जिसमें जिनके पास में ये दो क्वालिटी है कि वो बड़ा सोचने के लिए तैयार है और परिश्रम करने के लिए तैयार है ना। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि आर यू रेडी, क्या आप इन चीजों के लिए तैयार है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहला मुझे बहुत अच्छा लगा, महिला की तरफ से सबसे पहले रिस्पांस आया। पूजा सिंह राजपूत ने बताया कि यस सर आई एम इंटरेस्टेड। रमेश कुमार जी ने बताया यस सर। ओके चलिए बहुत बढ़िया।
प्रिया वर्मा जी ने बताया कि यस, हाँ, तो मतलब दैट्स इंडीड वेरी गुड। तो मुझे ये पता तो चलना चाहिए ना भाई कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो परिश्रमी और महत्वाकांक्षी है कि नहीं है। चलिए माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के रिप्लाई का। तो अब बात को आगे लेकर के बढ़ते हैं कि सबसे पहली चीज कि हम सारे के सारे लोग जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, हम मेहनती भी है और हम महत्वाकांक्षा भी है। तो तीसरी चीज इंसान को क्या चाहिए कि अगर मेरे पास में महत्वाकांक्षा है, आप यकीन माने, आप अपने बच्चों को भी ये सिखाइएगा कि एक इंसान जो साधारण परिवार में पैदा होता है, अगर वो असाधारण जिंदगी क्रिएट करना चाहता है, असाधारण जीवन का निर्माण करना चाहता है, तो उसके पास में तीन चीजें चाहिए। पहली चीज महत्वाकांक्षा, बड़ी सोच चाहिए। दूसरी चीज कठोर परिश्रम करने की क्षमता। और तीसरी चीज चाहिए कि अगर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो मैं क्यों ना ऐसी जगह पर मेहनत करूं कि जिस जगह पर मेहनत करने से वाकई में मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा किसान भी जो बहुत परिश्रमी है लेकिन जमीन बंजर है, तो उस किसान का परिश्रम फसल नहीं उगा सकती। तो कई बार हम ऐसी जगह पर मेहनत कर लेते हैं कि जहां पर जीवन के 30-35 साल तक 10-12-14 घंटे रोज के देने के बाद भी हमारी जिंदगी कट तो जाती है लेकिन बदलती नहीं है। तो तीसरी चीज जो चाहिए ना, वो चाहिए अपॉर्चुनिटी, कि मुझे एक ऐसा अवसर चाहिए कि जहां पर मेरी मेहनत जो है वो रंग लाए। तो एलआईसी आप लोगों के लिए एक ऐसा अवसर लेकर के आई है। अब गड़बड़ क्या होती है मालूम है, ज्यादातर लोग अपने परिश्रम और अपने सपनों को लेकर के जब मार्केट में निकलते हैं किसी अवसर की तलाश में, तो हमारे सामने दो प्रकार के प्रोफेशन आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। एक प्रोफेशन जिसे मैंने नाम दिया है इंडोर प्रोफेशन, और दूसरा प्रोफेशन जिसे कहा जाता है आउटडोर प्रोफेशन। इंडोर प्रोफेशन क्या है और आउटडोर प्रोफेशन क्या है, जहां पर आपको लगे कि ये लिखने के लायक चीजें हैं, आप लिखते रहिएगा, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। इंडोर प्रोफेशन एंड आउटडोर प्रोफेशन। अब इंडोर प्रोफेशन किसको बोलते हैं मालूम है, ऐसे काम की जिसको मुझे चार दीवार के अंदर बैठ करके करना है। क्यों ज्यादातर लोग कि जो अपने जीवन को बदलना चाहते थे वो जीवन नहीं बदल पाते, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमेशा चार दीवार के अंदर के काम को ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने इंजीनियरिंग किया और वो इंजीनियर बनने के बाद में किसी कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में उसने चार दीवार के अंदर अपनी नौकरी ले ली। उसका सारी चीजें फिक्स हो जाती है, नौकरी पे जाने का टाइम फिक्स, नौकरी से आने का टाइम फिक्स, नौकरी में खाने का टाइम फिक्स, तनख्वाह कब बढ़ेगी वो साल में एक दिन फिक्स, सारी चीजें फिक्स। और इसकी वजह से हुआ क्या कि जो फिक्स चीजों वाली नौकरी करती है ना, उनके उनके जीवन भी फिक्स हो जाते हैं। तो उसका बेटा कौन सी जगह पर पढ़ेगा वो फिक्स, वो कौन सी होटल में खाना खा सकता है वो फिक्स, वो कौन सी जगह पर घूमने जा सकता है वो फिक्स, ट्रेन से जा सकता है कि हवाई जहाज से जा सकता है वो रास्ता फिक्स, किस प्रकार के होटल में रह सकता है वो होटल फिक्स हो जाते हैं। एवरीथिंग उसके जीवन में फिक्स हो जाती है। द रीजन उसने चार दीवार के अंदर वाला काम ढूंढा। तो मैं कहीं पर प्रोडक्शन में लग गया, मैं कहीं पर टीचर बन गया, मैं कहीं पर क्लार्क बन गया, मैं कहीं पर कैशियर बन गया, मैं कहीं पर एचआर में काम कर रहा हूं, मैं कहीं पर परचेज में काम कर रहा हूं, मैं कहीं पर पैकेजिंग में काम कर रहा हूं, मैं कहीं पर डिस्पैच में काम कर रहा हूं। तो चार दीवार के अंदर जो काम करता है ना, वो आदमी बौद्धिक रूप से शेर जैसा है, मतलब उसके पास में योग्यता है, उसके पास में क्षमता भी है। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ मालूम है, जैसे शेर के अंदर जबरदस्त क्षमता होती है, उसे जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन अगर वो शेर सर्कस की नौकरी कर ले तो फिर उसकी क्षमता के हिसाब से वो अपना जीवन नहीं जी सकता। उसे अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ता है सर्कस के मालिक के लिए, कि सर्कस का मालिक उसे जब जब पिंजरे से बाहर निकालेगा तब तभी वो निकल पाएगा। उसे जितना खाना देगा उतना ही खा पाएगा, जितना पानी देगा उतना ही पी पाएगा। तो मतलब जंगल का राजा शेर भी यदि सर्कस के अंदर आ जाए, नौकरी कर ले और पिंजरे में अपने आप को डाल दे, चार दीवार के अंदर डाल दे, तो वो भी शेर जैसी जिंदगी नहीं जी सकता। तो इंडोर प्रोफेशन में क्यों ऐसा होता है कि आदमी 30-35 साल तक काम कर ले फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बदलती? द ओनली रीजन इज माय डियर फ्रेंड कि इंडोर प्रोफेशन मतलब कि मैं अपने आप को जंगल का शेर होने के बावजूद भी पिंजरे का शेर बना लेता हूं। क्षमता होने के बावजूद भी मेरी क्षमताओं को लिमिटेड लेवल पर कोई इस्तेमाल कर पाए, मैं उस लिए काम करता हूं। 30 साल में अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूं तो कंपनी बड़ी बन गई, कंपनी का मालिक बड़ा बन गया, मालिक के बीवी बच्चों की जिंदगी बदल गई, लेकिन 30 साल पहले भी मेरा परिवार तो जिंदगी काट ही रहा था, और 30 साल के बाद भी आज भी मेरा परिवार सिर्फ जिंदगी ही काट रहा है। तो क्या हुआ
कि शेर जैसे इंसान ने सर्कस के मालिक को तो अमीर बना दिया, लेकिन शेर बेचारा पिंजरे में पूरी जिंदगी पड़ा रहा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि अगर महत्वाकांक्षी आदमी और मेहनती आदमी गलत अपॉर्चुनिटी में चला जाए, और मैं नहीं कर रहा हूं गलत इस सेंस में नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम सारे इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की जिंदगी काटना। हमें फिक्स इनकम चाहिए ही चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी कोई गलत है, इसे प्लीज मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ मुझे ईश्वर ने सिर्फ जिंदगी काटने के लिए पैदा नहीं किया है। अपने परिवार की जिंदगी काटना जैसे मेरी जिम्मेदारी है, अपनी जिंदगी काटना जैसे मेरी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक उसी प्रकार से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसी वजह से तो मुझे एक ऐसे प्रोफेशन की तलाश में निकलना पड़ेगा। मेरे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि चार दीवार के अंदर पिंजरे के मालिक के हिसाब से नहीं, मैं अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी जी पाऊं। मैं वाकई में जंगल के शेर की तरह जी पाऊं कि आज मेरा मन किया कि भैंसा खाना है तो साला मैं भैंसे का शिकार करूंगा, आज मेरा मन किया कि हिरन खाना है तो हिरन का शिकार करूंगा, आज मेरा मन किया कि बहती हुई नदी का पानी पीना है तो बहती हुई नदी का पीऊंगा, और आज मेरा मन किया कि ठहरे हुए तालाब का पानी पीना है तो मैं तालाब का पानी पीऊंगा। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी पाऊं। अगर मैं ऐसी एक जिंदगी जीना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आउटडोर प्रोफेशन में आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और आउटडोर प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? आउटडोर प्रोफेशन का मतलब हुआ चार दीवार के बाहर की दुनिया का काम, जिसे मैं हमेशा बोलता हूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रोफेशन यदि कोई है तो वो है प्रोफेशन ऑफ सेल्स। ये एक ऐसी दुनिया है कि जहां पर इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी जीता है। अगर मैं सेल्स में आता हूं और मैं पूछता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो सामने वाला मुझे जवाब देता है तुम्हारी औकात जितनी होगी, तुम जितना परिश्रम कर सकते हो, तुम्हारे सपने पूरे जितने बड़े होंगे तुम उतना कर पाओगे। लेकिन अगर चार दीवार के अंदर मैं काम कर रहा हूं और मैं अपने बॉस को बोलता हूं कि मैं कितना दौड़ सकता हूं, मैं कहां तक जा सकता हूं, तो बोले जहां तक मैं चाहूंगा ना तुम वहां तक ही पहुंच पाओगे, तुम अपनी मर्जी से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि इंडोर प्रोफेशन में मेरी जिंदगी किसी के कंट्रोल में है, और आउटडोर प्रोफेशन में मेरी जिंदगी मेरे नियंत्रण में है कि मैं चाहूं वैसी जिंदगी अपनी बना सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो महत्वाकांक्षी है, जो मेहनती है, और वो आउटडोर प्रोफेशन के अवसर को पकड़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जीवन को बदलना बहुत आसान हो जाता है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था, एक ऐसी संस्था कि जो भारत सरकार को पिछले 67 सालों से 67-68 ईयर से करोड़ों और अरबों रुपए दे रही है इस देश की सड़कें बनाने के लिए, इस देश की रेलवे को डेवलप करने के लिए, इस देश के हवाई अड्डों को बनाने के लिए। जी, अगर भारत सरकार को पैसों की जरूरत होती है तो वो जिस संस्था को याद करती है, एक ऐसी संस्था कि जिसने भारत के करोड़ों नागरिकों के जीवन को सुरक्षित किया बीमा पॉलिसी के माध्यम से। प्लीज अंडरस्टैंड, एलआईसी सिर्फ लोगों के जीवन को सुरक्षित बीमा पॉलिसी के माध्यम से नहीं करती, वो आप जैसे लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने का भी काम करती है। तो एक भारत के नागरिक को सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए भी एलआईसी है, और यदि आप जैसे लोगों को जीवन में समृद्धि चाहिए तो आपके लिए भी एलआईसी है। और ऐसी एलआईसी आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए एक अद्भुत अवसर लेकर के आई है, और वो अवसर है कि जॉइन एलआईसी एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। एलआईसी के साथ इंश्योरेंस एडवाइजर बन के अपने अपने एक नए करियर की आप शुरुआत कर सकते हैं। फुल टाइम तो फुल टाइम, पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम। यदि मैंने पहले ही कहा कि आप कोई नौकरी पेशा आदमी है, आप पढ़ाई करने वाले इंसान है, आप हाउसवाइफ है, और आप अपनी जिम्मेदारियां नौकरी और पढ़ाई के साथ में अपने जीवन को बदलने के लिए, परिवार के लिए कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये आपके काम का है। यदि आप रोजगार की तलाश में है तो आपको इंश्योरेंस एडवाइजर बनना ही चाहिए। यदि आप रिटायरमेंट लेकर के बैठे हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत अद्भुत अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यदि आप दुकान वाले हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नया कारोबार हो सकता है कि मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ में बन के अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, जब भी हमारे सामने कोई नया अवसर आता है तो हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं। एक सवाल आता है कि यार
मैं तो इस काम के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, मैंने तो इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आप यकीन माने, आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट है तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा था कि आप अकाउंटेंट बनेंगे, आपके जन्माक्षर में, आपकी जन्म पत्रिका में ये नहीं लिखा था कि आप अकाउंटेंट बनेंगे। आप जब पैदा हुए थे और आप एक नर्स, उस हॉस्पिटल की नर्स जब आपको गोद में उठा करके लेकर के आई थी और आपके माँ के हाथों में सौंपा था, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि लो आपके घर में अकाउंटेंट पैदा हुए हैं। आज हम जो कुछ भी है, हमने जरूरत के हिसाब से चीजों को सीखा। तो गड़बड़ क्या है मालूम है, ये जिनके लोगों में दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि नहीं यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो नहीं जानता इस काम के बारे में। अपन कुछ नहीं जानते थे बाबा, जब पैदा हुए थे हमें चड्डी पहनना तक नहीं आता था, हमने वो भी सीखा। हमें खाना खाना नहीं आता था, हमने वो भी सीखा। हमें साइकिल चलाना नहीं आता था, हमने वो भी सीखा। हमें लैंडलाइन फोन में डायल करना नहीं आता था, वो चक्कर घुमाना वो सीखा। हमें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था, हमने वो सीखा। हमें गूगल पे से ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता था, हमने वो सीखा। हमें वंदे भारत की ट्रेन में टिकट कैसे करवाना है वो नहीं आता था, हमने वो सीखा। सारी चीजें हमने सीखी है। इंसान है हम बॉस, जानवर नहीं है। जानवर नया कुछ नहीं सीख सकता, वो सदियों से जो कर रहा है वो ही करता रहेगा। कुत्ता 5,000 साल पहले भी खंबा देख करके टांगे उठाई देता था, आज भी कुत्ता वो ही करेगा। हमें विचारा है शौचालय बनाने का, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इंसान वो है कि जो ये ना सोचे कि मैं इसको कैसे करूंगा। अगर मेरी खोपड़ी में बड़े बड़े सपने हैं और दिल में आग है और जिंदगी में कठोर परिश्रम करने की तैयारी है, तो साला अवसर कोई भी होगा अपन उस काम को कर लेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा भी सही, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या होना चाहिए मालूम है, कि मैं इस काम को क्यों करूं। भाई आनंद भाई, आप मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आए कि एलआईसी, आप एलआईसी में इंश्योरेंस एडवाइजर बनिए। चलिए ठीक है, वो कैसे करना पड़ेगा काम, वो सब तो बाद में देखा जाएगा। पहले तो मुझे ये बताइए कि इस काम को मैं करूं क्यों, क्यों करना चाहिए मुझे इस काम को। अगर आपके मन में ये सवाल आता है ना, देन आई विल से आई लव यू, कि आप बहुत जबरदस्त इंसान है। क्योंकि जिस इंसान के, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। 1968 में धीरूभाई अंबानी ने पहली बार टेक्सटाइल मिल की स्थापना करी, विमल मिल की, अहमदाबाद हमारे ही शहर के अंदर। उससे पहले क्या करते थे धीरूभाई अंबानी, उससे पहले वो बाहर से कपड़ा मंगवाते थे, भारत में बेचते थे। मतलब ही वॉज जस्ट अ कमीशन एजेंट, कि वो एक कमीशन एजेंट थे, कि बाहर से कपड़ा लेकर के आना और यहां पर ला करके बेचना, वो उनका काम था। 10वीं पास आदमी था भाई साहब, 2 ट्रायल में पास किया था। लेकिन किसी ने उनको ये कहा कि धीरूभाई अंबानी, अपन ये जो बाहर से कपड़ा मंगवा करके बेचते हैं ना, मुनाफा तो होता है, लेकिन एक विचार ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर अपन खुद का ही कपड़ा बना करके बेचे तो हमारा मुनाफा कितना बड़ा होगा। तो उन्होंने पूछा कि भी कितना बढ़ेगा, बोले आज अपन जितना कमा रहे हैं ना, उससे कम 4 गुना। तो उनको समझ में आया कि यार 4 गुना। ही वॉज नॉट टेक्सटाइल इंजीनियर, उन्हें नहीं मालूम था कि कपड़ा बनता कैसे है, मशीनरी कैसे लगाएंगे, लोग कहां से आएंगे। लेकिन वजह मिल गई कपड़े की मिल डालने की, और जिस इंसान को वजह मिल जाती है ना, वो कुछ भी कर लेता है बॉस। एक 10वीं पास आदमी ने साला विमल मिल बनाया, पेट्रोल का कंपनी डाला, प्लास्टिक का कंपनी डाला, मोबाइल का कंपनी डाला, उसने मॉल बना डाले। मतलब इंसान के पास में यदि सोच और परिश्रम करने की क्षमता हो तो वो कुछ भी कर सकता है। एंड दैट इज वाई मैं आपको वजह देना चाहता हूं पहले, बाद में बताऊंगा कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे, और वो भी एलआईसी के साथ में क्यों बनना चाहिए, मैं इसकी आपको 7 वजह देना चाहता हूं। 7 की बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एलआईसी एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। एक इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे इस देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी के साथ जुड़ने के मुझे जो 7 महत्वपूर्ण बेनिफिट मिलते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जिसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है 100% मार्केट पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड, जब मैं चार दीवार के बाहर की दुनिया में काम करने वाला इंसान बनना चाहता हूं, तो मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी कि मान लो कि शेर ऐसे जंगल में घूम रहा है कि जिस जंगल में उसे जिन लोगों का शिकार, कैसे अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, हाँ, कि जिसका शिकार करना है वहां पर शिकार करने के लिए लोग ही नहीं है, ठीक है, या तो बहुत लिमिटेड लोग है। उसे शिकार करने के लिए दूर दूर तक घूमना पड़ता है, और घूमने घूमने में बेचारे को पता चलता है कि यार यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो रहा है।
तो एक ही हो सकता है। दूसरा कि मैं ऐसे जंगल में आऊं कि जहां पर मैं 10 कदम चलता हूं और एक मिल जाता है, दूसरा 10 कदम चलता हूं और दूसरा मिल जाता है, तो जहां पर मुझे बहुत ज्यादा घूमना नहीं पड़ता शिकार करने के लिए। इस बात को प्लीज, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसे ये एग्जाम्पल समझने में आसान रहे, इस वजह से दे रहा हूं। तो 100% मार्केट पोटेंशियल का क्या हुआ काम, मतलब क्या हुआ मालूम है कि अगर मैं काम करना शुरू कर रहा हूं तो मुझे बिजनेस या तो अपनी अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए, कि क्यों इसका मार्केट पोटेंशियल 100% होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, यदि मान लो कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आया, मुझे लगा कि यार पैसे कमाने के लिए अपन ना एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैंने 15-20 करोड़ रुपए का लोन लेकर के एक स्कूल बना दिया। अब आपने अपने शहर में, जैसे मैंने देखा यहाँ पर महो से कोई है, या तो बिलासपुर से है, या आपकी कानपुर से, लखनऊ से, या बंबई से, पुणे से, आपने अपने शहर में 15-20 करोड़ लगा करके एक स्कूल बना दिया। अब 20 करोड़ लगा करके आपने स्कूल बनाया, तो भी आपके काम में पूरा शहर नहीं आएगा। उस शहर के बच्चे जो है ना, वही आपके काम में आएंगे। जो बड़े लोग हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो आपके काम में नहीं आएंगे। यदि आपने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके एक अस्पताल बना लिया, तो उस शहर के बीमार आपके काम में आएंगे, जो बीमार नहीं है वो आपके काम में नहीं आएंगे। यदि आपने, मान लीजिए कि एक लीगल एडवाइजिंग फर्म क्रिएट कर ली और आपने बहुत सारे वकीलों को हायर कर लिया कि जो आपकी कंपनी में बैठ करके दूसरों को लीगल एडवाइस करेंगे, आपने लीगल एडवाइजिंग फर्म हायर कर लिया, तो आपके काम में कौन आएंगे? उस शहर में ऐसे लोग की जिंदगी में कुछ ना कुछ लफड़े फंसे हुए हैं, वो आपके काम में आएंगे। जिनकी जिंदगी में कोई लफड़ा नहीं है, वो क्यों लीगल एडवाइस लेने के लिए आपके पास में आएगा? अगर मैं चश्मे की दुकान खोलता हूं, तो चश्मा पहनने वाले काम में आएंगे, जो चश्मा नहीं पहनते वो काम में नहीं आएंगे। अगर मैं औरतों के कपड़े की दुकान खोलता हूं, तो मर्द बेकार हो गए मेरे लिए, और मर्दों के कपड़ों की दुकान खोलता हूं तो औरतें बेकार हो गई मेरे लिए। तो हर धंधे का अपना एक लिमिटेड पोटेंशियल होता है, लिमिटेड पोटेंशियल। अगर मैं कैफे खोलता हूं, तो नौजवान मेरे कस्टमर बनेंगे, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो मेरे कस्टमर नहीं बनेंगे। अगर मैं ट्रेडिशनल खाने का रेस्टोरेंट खोलता हूं, तो क्या बोलते हैं ना, जो पुराने लोग हैं वो मेरे कस्टमर बनेंगे, नौजवान मेरे वहां पर नहीं आएंगे। अगर मैं ये सोचता हूं कि चलो दोनों ही करूंगा, तो वहां पर दिक्कत ये है कि जब क्या बोलते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, बड़ी उम्र के लोग आते हैं, तो नौजवानों की बदतमीजी देख करके वो दोबारा नहीं आते, और नौजवान आते हैं तो ढेर सारे बुजुर्ग लोगों को देख करके लगता है कि यहाँ पर हमें फ्रीडम नहीं मिलती, बड़े बड़ी मतलब आवाज में बातें करने की, म्यूजिक भी पुराने गाने बज रहे हैं, तो वो भी दोबारा नहीं आ रहे। हर धंधे का अपना एक लिमिटेड पोटेंशियल है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, इसका मार्केट पोटेंशियल 100% है। मैं आपको दो सच्चाई बताना चाहता हूं। पहली सच्चाई कि एलआईसी को भारत में 68 साल हुए, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दुनिया में 300 साल से ज्यादा हुए हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया में 300 सालों में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी खुली है, उसमें से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आज तक बंद नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मालूम है? आपने कई सारे कपड़ों के मिलों को बंद होते हुए देखा होगा, मॉल बंद होते हुए देखा होगा, मल्टीप्लेक्स बंद होते हुए देखा होगा, रेस्टोरेंट एंड होटल बंद होते हुए देखा होगा। लेकिन सोच करके देखिए, 300 साल पुरानी इंडस्ट्री में आज तक यहां पर कोई भी कंपनी बंद नहीं हुई है। द रीजन ही ये इंसान के अस्तित्व के साथ में जुड़ी हुई है। 300 साल पहले जो जनसंख्या थी दुनिया की, उससे आज कई गुना ज्यादा है। 10 साल पहले जब हमारे देश में एक नई सरकार बनी थी, तो वो बात करते थे 125 करोड़ लोग, आज जब बात करते हैं तो 140 करोड़ लोग बोला जाता है। तो पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोग बढ़े हैं, आने वाले 10 सालों में 15-20 करोड़ और बढ़ेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि इस दुनिया में इंसान के अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो ना, वो प्रोडक्ट सनातन काल तक लगातार चलता ही रहता है, वो कंसिस्टेंटली, वो नेवर एंडिंग प्रोडक्ट बन जाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, कि ये इंडस्ट्री इंसान के अस्तित्व के साथ में जुड़ी हुई है। चाहे आपके आसपास में, आप घर के बाहर निकले, आप इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप घर के बाहर निकले, आपके सामने 90 दिन का बच्चा लेटा हुआ है, या 90 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ है, या 40 साल का कोई एक जिम्मेदार इंसान खड़ा हुआ है, या 22 साल का एक नौजवान लड़का या लड़की खड़ा हुआ है, कोई भी इंसान जिसकी सांसें चल रही है, ही इज माई 100% पोटेंशियल। मैं उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो उनकी जिंदगी के लिए बेटर प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में उनसे बात कर सकता हूं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो यदि आप एक ऐसे काम की तलाश में है, या आप अगर शुरू ही करना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसा काम करें कि जिस प्रोडक्ट का मार्केट पोटेंशियल 100% हो। यदि आपको ये बात, आप इस बात से सहमत है, तो मैं जरूर कहूंगा कि यू शुड ज्वाइन एलआईसी एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। दूसरी वजह क्या मालूम है? हर इंसान अपने जीवन को असीमित रूप से जीना चाहता है। असीमित रूप से जीवन जीने का मतलब क्या हुआ, कि जब मैं अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे स्कूल की क्वालिटी पता करनी पड़े, स्कूल की फीस पता ना करनी पड़े। जब मैं अपने परिवार को लेकर के छुट्टियों में जा रहा हूं, तो मुझे रिसोर्ट की
क्या बोलते हैं ना, रिसोर्ट की फैसिलिटीज का पता करना चाहिए, रिसोर्ट के चार्जेस का पता ना करना पड़े। अगर दुर्भाग्यवश मेरे परिवार को किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आई, तो मुझे डॉक्टर की क्वालिटी पता करने की जरूरत होनी चाहिए, हॉस्पिटल के चार्जेस पता करने की नौबत ना पड़े। इसे कहते हैं असीमित जीवन जीना। हर इंसान इस प्रकार की जिंदगी जीना चाहता ही है, लेकिन गड़बड़ क्या है, मैं जीवन असीमित जीना चाहता हूं और काम सीमित आय वाला करता हूं। अब सीमित इनकम वाला काम करके मैं असीमित जीवन कभी नहीं जी सकता। तो एलआईसी हमारे लिए लेकर के आई है अनलिमिटेड इनकम का ऑप्शन, कि यदि मान लीजिए कि आप 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, आपने साथ में पार्ट टाइम में एलआईसी में इंश्योरेंस एडवाइजर का काम शुरू किया, और पहले ही महीने में आपने ये तय किया कि मुझे पहले ही महीने में 25 हजार रुपए और कमाने हैं, तो आपको क्या बोलते हैं ना, दिन का 1-2 घंटा काम करके भी इट इज पॉसिबल कि आप पहले ही महीने में 25 हजार कमा ले। मान लीजिए कि हम नौकरी कर रहे हैं, अब 6 महीने के बाद आपकी सिस्टर की शादी है, आपके पिताजी ने बोल रहा कि बेटा शादी में तुम भी मुझे 3-4 लाख रुपए की अरेंजमेंट कर देना। अब आप सोचेंगे कि यार नौकरी वाला आदमी हूं मैं, 6 महीने में 3-4 लाख रुपए कहां से कमा करके लाऊंगा, मैं कौन सा धंधा कर रहा हूं कि धंधा ज्यादा करूंगा तो पॉसिबल है। लेकिन आप नौकरी की ये जो लाचारी है कि मेरे बाप ने मेरे से कोई डिमांड करी वो भी मैं पूरी नहीं कर सकता, इस लाचारी को यदि आप खत्म करना चाहते हैं ना, यू शुड ज्वाइन एलआईसी एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। क्योंकि यहां पर अगर आपके पास में ये बिजनेस है, नौकरी के साथ आप इस काम को कर रहे हैं, आपके पास में ये मौका है, आपके पिताजी ने बोला कि बेटा 6 महीने के बाद बहन की शादी है, 3 लाख रुपए मुझे तुमसे भी चाहिए होंगे, अगर इतनी मदद कर पाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप आराम से आप 6 महीने के बाद अपने पिताजी के हाथों में 3 की जगह 4 लाख दे सकते हैं कि पिताजी धूमधाम से करिए, बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप इस प्रकार के कुछ काम करना चाहते हैं तो यू शुड ज्वाइन एलआईसी, बिकॉज ये देती है आपको अनलिमिटेड इनकम का मौका। माय डियर फ्रेंड, तीसरी चीज जो एलआईसी देती है वो देती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है मालूम है? दुनिया में काम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जिसे कहा जाता है एक बार के काम का एक बार पैसा, और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है एक बार के काम का बार बार पैसा। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में पैसा तो बहुत है लेकिन समय की कमी है, वो अपने पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते। वजह क्या है? क्योंकि वो ऐसे काम में है कि अगर एक बार काम किया तो उसका एक बार पैसा आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर, कि अगर डॉक्टर ने आज ऑपरेशन किया, मान लो कि उस ऑपरेशन का उन्होंने 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लिया, तो आज अगर कल 1 लाख रुपया और कमाना है तो कल फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जितने भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं ना, चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हो, चाहे वकील साहब हो, इन सब लोगों को जीवन भर अपना काम करते ही रहना पड़ता है। क्योंकि इनडायरेक्टली हालत कैसी हो, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो नौकरी में भी वही हाल है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 10 साल नौकरी करी और कंपनी का मालिक बोलेगा कि 10 साल आपने काम कर लिया, अब आप बिल्कुल आराम से बैठिए, आने वाले 20 साल तक आपको कुछ भी नहीं करेंगे तब भी तनख्वाह आती रहेगी, 10 साल की मेहनत का परिणाम आपको अगले 20 साल तक ऐसे ही आता रहेगा। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन जो पहले पेंशन के रूप में थोड़ा बहुत आता था, आज वो भी धीरे धीरे करके, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर जगह से खत्म होता जा रहा है। तो मुझे जिंदगी भर लगे रहना पड़ता है, दर्दी जैसी हालत होती है, जब तक जीना तब तक सीना, सीना बंद तो जीना बंद। ये वाला हाल आज की डेट में हो चुका है, एंड दैट इज द रीजन कि इंसान के पास में समय की कमी है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा समय, पूरा जीवन पैसों के लिए लगाना पड़ता है, जीवन काटने के लिए लगाना पड़ता है। लेकिन एलआईसी आपको उस प्रकार का काम दे रही है, दूसरे प्रकार का, जिसमें एक बार के काम का बार बार पैसा आता है। मान लीजिए कि आप एलआईसी में इंश्योरेंस एडवाइजर बने और आपने 10 साल तक बतौर इंश्योरेंस एडवाइजर काम किया, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, बाद में आपने तय किया कि अब मुझे काम नहीं करना, आई वॉन्ट टू गेट रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट मेरे को चाहिए। मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल की है, आप अपने पिताजी की सोच वाले नहीं है कि मैं 55-60 साल तक काम करता ही रहूंगा। आप आज के नौजवान है, आपके मन में विचार आया कि यार मेरे को तो 45 साल में रिटायरमेंट ले लेनी है और बाद में दुनिया घूमनी है। क्योंकि जो इंस्टाग्राम के रील में देखता हूं, जो फेसबुक के ऊपर मैं जगह देखता हूं, मैं क्या उनको मोबाइल पे ही देखता रहूंगा? जाकर के देखूंगा ना। तो ऐसी जगहों पर जाने के लिए दो चीजें चाहिए, पैसा और समय। तो अनलिमिटेड इनकम की वजह से मेरे पास में एलआईसी का पैसा भी है, और दूसरा पैसिव इनकम की वजह से अब मुझे उस काम को आगे करने की जरूरत नहीं है। मैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता हूं, तो भी पिछले 10-15 साल में जो मैंने काम किया था उसके परिणाम मुझे अगले 25-30 साल तक आते रहते हैं, मुझे पैसे आते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड। और जब इंसान के पास में पैसा और समय दोनों हो, आपने अलग अलग प्रकार के लोग देखे होंगे कि एक ऐसा है कि जिसके पास में पैसे बहुत है लेकिन समय नहीं है, दूसरा ऐसा है कि जिसके पास में समय बहुत है, शाम को 6
6 बजे नौकरी से घर आ जाता है, बाद में समय ही समय है, संडे को छुट्टी होती है, समय ही समय है, लेकिन उस समय को एंजॉय करने के लिए जो पैसा होना चाहिए वो पैसा नहीं है। अगर मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं कि जिसके पास में समय और पैसा दोनों ही हो, देन वेलकम टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस अपॉर्चुनिटी में। और एक चीज, चौथी चीज जो ये काम मुझे देता है वो है बी योर ओन बॉस। अपने बॉस खुद बने। ठीक है माय डियर फ्रेंड, हम हमेशा जानते हैं, जो मैं बात करता था क्या बोलते हैं सर्कस में पिंजरे वाले शेर की, पिंजरे वाले शेर की बेचारे की मजबूरी यह है कि उसका एक रिंग मास्टर होता है। वो रिंग मास्टर तय करता है कि भैया इस शेर को कितने बजे पिंजरे से बाहर निकालना है और कब पिंजरे में डाल देना है, कब खिलाना है, कब पिलाना है, वो सारी चीजें पिंजरे का मालिक तय करता है। हमारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि अगर मैं अपने बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना चाहता हूं, मुझे पूछना पड़ता है। अगर मैं अपनी बीमार बीवी को डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहता हूं, मुझे पूछना पड़ता है कि मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये जो एक ऐसा, अच्छा ये भी चलो दिक्कत नहीं है कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं अगर अपने बॉस से ये सवाल कर लूं कि सर जैसे आप मैनेजर है वैसे मेरे को भी मैनेजर बनना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो वो मुझे प्रेरणा देने के बदले मुझे ज्यादा दबाने की कोशिश करता है, मुझे परेशानी ज्यादा देता है, प्रेरणा नहीं देता। उसे समझ में आता है कि ये कल मेरी कुर्सी छीनना चाहता है, तो वो हमेशा ये चाहता है कि तुम रहोगे साले, हम रहेंगे, है ना, तुम यहीं पर रहोगे, तुम नीचे ही रहोगे, हम ऊपर रहेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बॉस नहीं मिलेगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जहां तक बात है उस विकास अधिकारी की, उस रिक्रूटमेंट ऑफिसर की जिन्होंने आज आपको इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास अधिकारी इस 700 करोड़ की दुनिया में या 800 करोड़ की दुनिया में वो इंसान आपके लिए साबित होगा कि जो आपका दोस्त बनेगा, आपका हितैषी बनेगा, आपका मार्गदर्शक बनेगा। यदि आप इस काम में आते हैं और आप एक ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं कि जो आपको इस काम में सफल बनाने के लिए अपनी जान लगा दे, तो वो आपको विकास अधिकारी के तौर पर मिलेगा। इस काम को करते करते यदि आप रुकते हैं तो आपकी रुकावट को खत्म करे वो विकास अधिकारी करेगा। यदि इस काम में आप सफल होते हैं तो आपके साथ डांस जो है वो विकास अधिकारी करेगा। यदि आपको किसी वजह से असफलता आ रही है तो उस असफलता के अंधेरे से बाहर निकालने का काम वो भी विकास अधिकारी करेगा। तो अगर आप इस दुनिया में, मैं बुरा मत लगाइएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो दोस्त हम जिसे कहते हैं, हमारे रिश्तेदार हम जिसे कहते हैं ना, उनमें भी कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो हमारा इतना बड़ा हितैषी बन जाए और वो ये कहे कि तुम अमीर बन जाओ हम भले ना बने। ठीक है, वो जरूर, मतलब आप पता करें, इवन वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप अपने दोस्तों को आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में बोलिएगा कि यार मैंने एक नया काम करने के बारे में सोच लिया और मैं महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा, वो आपकी मजाक उड़ाएंगे। इवन हमारे परिवार के लोग हम पे भरोसा नहीं करते, जो माँ बाप ने हमको पैदा किया है कई बार वो भी हम पे भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर आप इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान चाहते हैं कि जो इंसान आपके सोए हुए सपनों को जगाए, आपके सपनों का मजाक ना उड़ाए, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक रास्ते पर लेकर के जाए, उस रास्ते पर आने वाली रुकावटों को खत्म करे और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए, और मंजिल तक पहुंचाने के बाद में आपकी खुशी से वो जले नहीं, आपकी खुशी से वो खुश हो, तो मेरे हिसाब से जिस विकास अधिकारी ने आज आपको आमंत्रित किया है, आपको इमीडिएटली ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनका हाथ थाम लेना चाहिए, क्योंकि 800 करोड़ की दुनिया में ये लौता इंसान ईश्वर ने आपको दिया है कि जो आपके जीवन को बदलने के लिए आपके साथ में काम करना चाहता है। इसके अलावा और एक चीज जो मुझे यहां पर मिलती है, पांचवी, वो मिलती है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। माय डियर फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब ये हुआ, जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि आप अगर हाउसवाइफ है, आप दिन में अपने परिवार को देखती है, शाम को अपने परिवार को देखते हैं, आपके पास में दोपहर का वक्त है, आप दोपहर को 2 से 3 घंटा काम करना चाहती है, तो यहाँ पर ये सुविधा अवेलेबल है। आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, आप सुबह 2 घंटा या तो शाम को 2 घंटा काम करना चाहते हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल आपके पास में ये सुविधा है। आप मंडे टू सैटरडे दिन में, मैं नहीं कहूंगा कि आप संडे को काम करें, आप मंडे टू सैटरडे यदि डिसिप्लिन तरीके से 1 से 2 घंटा डेली काम करते हैं ना, ये काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन मैंने कई बार देखा हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी का कई सारे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो मैं कभी नहीं कहता, मतलब लोग बोलते हैं कि क्या इसमें काम करना कंपलसरी है, यदि तुम्हारे लिए सपने कंपलसरी है, अपने परिवार की जिंदगी बदलना कंपलसरी है, तो काम करना कंपलसरी नहीं है। अगर तुम्हारे लिए परिवार की खुशियां कंपलसरी नहीं है,
तो आपके लिए ये काम करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर खुशियां कंपलसरी है, जिंदगी बदलना कंपलसरी है, तो काम करना कंपलसरी है, बिकॉज इट इज नॉट अ लॉटरी टिकट। ये कोई बाबा का दिया हुआ धागा नहीं है, ये कोई बस स्टॉप के बाहर बिकने वाली लॉटरी नहीं है कि मैंने खरीदी और मेरा नंबर निकलेगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, कितनी अजीब बात है ना कि जिस देश ने दुनिया को भगवत गीता के रूप में कर्म का सिद्धांत समझाया कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण साक्षात खड़े थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा या तो तुम बैठो जाकर के तंबू में, मैं साला कौरवों को निपटा करके आता हूं। उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया। उन्होंने बोला कि कर्म तो तुमको ही करना पड़ेगा, मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं। जब भगवान खुद बगल में खड़े थे फिर भी कर्म करने के बारे में बोला। और हम ऐसे बाबाओं के चरणों में चले जाते हैं, ऐसे मतलब ईश्वर को हम इस रूप में चाहते हैं कि हम ना करें और ईश्वर की कृपा से या तो बाबा के आशीर्वाद से अपन कर ले। तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, कि वो सफल लोगों की दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग अवर्स का मतलब क्या हुआ? मुझे मंडे टू सैटरडे टाइम तय करना है। मुझे कई बार ताज्जुब लगता है, कई सारे लोग सवाल करते हैं कि सर मतलब मैं सिर्फ संडे संडे में, संडे क्यों करोगे भाई? संडे तो तुम्हारे परिवार का वक्त है ना। अगर तुम दिन में बोले सर मैं दिन में 8 घंटा 10 घंटा तो नौकरी करता हूं, मैं बोला सिर्फ 8-10 घंटा करते हो ना? तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री से तुम उम्मीद करते हो कि वो 14-16 घंटा काम करे। तुम्हारे शहर के मेयर से तुम उम्मीद करते हो कि वो 14-16 घंटा काम करे। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री से तुम उम्मीद करते हो कि वो 14-16 घंटा काम करे। यदि वो 14-16 घंटा अपने राज्य की 20-22 करोड़ या 10 करोड़ या 5 करोड़ जनता के लिए काम करे, अगर देश का प्रधानमंत्री 16 घंटा इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे, तुम ये चाहते हो, तो तुम्हारे परिवार के 4 लोगों के लिए क्या तुम 2 घंटा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते? 8 घंटे में तुम्हारा जूस निकल जाता है क्या? तुम्हारी वारंटी खत्म हो जाती है। और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदलना ये सरकार की नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने घर के प्रधानमंत्री हो, तुम अपने घर के मुख्यमंत्री हो, तुम अपने घर के मेयर हो। तो मैं जरूर चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम आप मेरी इन बातों को कैसे ले रहे हैं, बिकॉज मैं कोई मीठी मीठी बातें करके आपसे बात नहीं करूंगा। द पॉइंट इज कि यदि आप एक ऐसे इंसान है कि जो अपने परिवार के जीवन को बदलने के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा, 3 घंटा एक्स्ट्रा, 4 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार है, देन ओनली वेलकम टू LIC ऑफ इंडिया। मैं स्वागत करता हूं ऐसे लोगों का कि जो सुविधा का नाजायज फायदा ना उठाए, जो स्वतंत्रता का नाजायज फायदा ना उठाए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसके अलावा और एक छठी चीज जो हमें यहां पर मिलती है, वो मिलती है रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स। कि मुझे यहां पर LIC तरह तरह के रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स देती है। माय डियर फ्रेंड, जिस विकास अधिकारी ने आपको बुलाया है वो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इतने सारे रिवॉर्ड, इतने सारे बेनिफिट है, लेकिन मैं क्लब मेंबरशिप है अलग अलग कि आप LIC में, आपको अगर नाम आपको समझ में नहीं आएंगे तो बता के कोई मतलब नहीं है कि BM क्लब, DM क्लब, ZM क्लब, CM क्लब, गैलेक्सी कॉर्पोरेट, इलाइट, ये सब क्या होता है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में, क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार में हूं, मध्यम वर्गीय भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास में मैं पैदा हुआ था, तो हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के ना दो महत्वपूर्ण, छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सपने होते हैं। पहला सपना कि मेरा अपना खुद का एक छोटा तो छोटा अच्छा सा घर हो। लोगों की जिंदगी निकल जाती है बॉस, लेकिन वो अपना खूबसूरत सा छोटा 2 बेडरूम हॉल किचन का या 3 बेडरूम हॉल किचन का घर नहीं बना पाते। जब मैं गर्मियों के मौसम में अपनी बीवी को और अपने बच्चों को बाइक पे लेकर के जाता हूं, तो गर्मी की वजह से जो मेरा बीवी और मेरे बच्चे और मैं खुद भी परेशान होता हूं। तब तब मेरे को लगता है, जब मैं सिग्नल पे खड़ा और मेरे बगल में एक गाड़ी आकर के खड़ी रही कि जिसका AC ऑन है, और जब उस गाड़ी की खिड़की खुलती है और उसमें से कुत्ता अपना मुंह बाहर निकलता है, तो मुझे लगता है, दर्द होता है यहां पर कि यार कुत्ते की किस्मत में भी AC वाली गाड़ी है, क्या मेरी औलाद की किस्मत में नहीं होगी? तो ये दो छोटे जो सपने, अपना खुद का छोटा सा घर और एक छोटी तो छोटी लेकिन AC गाड़ी, ये सपना यदि आप मात्र अगले 4 साल में पूरा करना चाहते हैं, लोग 20 साल तक नौकरी करें नहीं पूरा कर पाते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, गड़बड़ क्या होती है कि 20 साल जिस कंपनी में मैं 10-12 घंटे काम करता हूं ना, अगर 20 साल के बाद उस कंपनी के मालिक को जाकर के बोलूं ना कि बॉस मैं आपके वहां पर पिछले 20 सालों से लगातार रोज के 12 घंटा मेहनत कर रहा हूं या 10 घंटा मेहनत कर रहा हूं, मुझे घर बनाना है, कृपया मुझे लोन दीजिए, तो वो बोलेगा लोन देना हमारा काम नहीं है, लोन देना बैंक वालों का काम है। गाड़ी के लिए लोन देना हमारा काम नहीं है, लोन देना बैंक वालों का काम है। और फिर अपन अपने ITR की कॉपी लेकर के बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, द ब्यूटी ऑफ LIC, 20 साल नहीं, अगले मात्र 4 साल, ध्यान से सुनिएगा, 20 साल नहीं, अगले मात्र 4 साल, और दिन के 12 घंटे नहीं,
हफ्ते के 12 घंटे, दिन के 12 घंटे नहीं, हफ्ते के 12 घंटे। यदि आपने 4 साल उस विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में, जिसने आज आपको इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है, यदि आपने ईमानदारी से दिन के 2 घंटे, मंडे टू सैटरडे, हफ्ते के 12 घंटे काम कर लिया, 5वें साल आपको अपने आईटीआर लेकर के बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कि आपको एलआईसी बैंक से कम रेट में, वह कम इंटरेस्ट रेट में अपना घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन देती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गाड़ी खरीदने के लिए बिना इंटरेस्ट के लोन देती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसे कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इन 67-68 सालों में एलआईसी ने पैदा किए हैं, कि जो साइकिल लेकर के आए थे और आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो एक रूम के घर में रहते थे आज 3 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में रह रहे हैं। यदि आपकी भी एक ख्वाहिश है तो ये बेनिफिट आपके लिए भी है। एंड वेलकम टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। माय डियर फ्रेंड, और एक चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी चीज इंसान को चाहिए होती है, वो क्या चाहिए होती है मालूम है? पैसा है, समय है, अब मुझे भूख होती है सम्मान की, कि मुझे सम्मान मिले, सम्मान मिले। ओके, कि मेरे कामों को सराहा जाए, मेरे कामों का सम्मान किया जाए। आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि एक कंपनी में किसी अकाउंटेंट को शॉल पहना करके सम्मानित किया जा रहा है कि आप पिछले 15 सालों से हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और जीएसटी टाइम टू टाइम फाइल कर रहे हैं, तो हम आपको सम्मान करना चाहते हैं। एक टीचर अपने अपने कार्यकाल के दौरान, अपनी करियर के दौरान कई सारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने में मदद कर देता है, लेकिन टीचर को सम्मानित नहीं किया जाता। यहां पर आपकी हर छोटी बड़ी सफलता को, आप इस काम में आते हैं, आपको सम्मानित किया जाता है। रीजन, ये सम्मान जो है ना, ये आपका नहीं, ये आपकी बड़ी सोच का है। ये सम्मान आपके परिश्रम का है, और ना कि सिर्फ इतना, यहां पर आपको अकेले को नहीं, आपके पूरे परिवार को सम्मानित किया जाता है। आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को, आपको, आपके माँ बाप को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि एक भारतीय संस्था होने के नाते लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में, इसके अलावा एलआईसी के अलावा और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कोई ना कोई विदेशी कंपनी का नाता है। एलआईसी एक संपूर्ण भारतीय संस्था है, और एक संपूर्ण भारतीय संस्था होने के नाते एलआईसी इस देश की संस्कृति को समझती है कि एक आदमी जो रोज शाम को 6 बजे घर पहुंच जाता था, अब वो एलआईसी का इंश्योरेंस एडवाइजर बना है, तो अब वो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अब वो रात को 9-10 बजे घर जा रहा है, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसकी बीवी ने भी कुछ त्याग किया है, उसके बच्चों ने भी कुछ त्याग किया है, तो उस त्याग को भी सराहा जाता है, ऑनर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। एंड दैट इज द रीजन, आपके काम के लिए, आपके परिश्रम को, आपके परिश्रम की वजह से आपको सम्मान मिलता ही मिलता है, लेकिन आपके परिवार के त्याग को भी सम्मानित किया जाता है। यदि आप एक ऐसे काम की तलाश में हैं कि जहां पर आपके परिश्रम को और आपके परिवार के त्याग को दोनों ही एक साथ सम्मानित किया जाए, तो वेलकम टू एलआईसी, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, ये 7 चीजें बड़ी बड़ी, कि सबसे पहले 100% मार्केट पोटेंशियल, दूसरा अनलिमिटेड इनकम, तीसरा पैसिव इनकम, एक बार के काम का बार बार पैसा, चौथा मेरा कोई बॉस नहीं, मैं अपना खुद का बॉस, पांचवा जहां पर रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स, सॉरी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मैं मर्जी पड़े उतने घंटे काम कर सकता हूं, सुबह या शाम को, मंडे टू सैटरडे 2-3 घंटे काम करना है। कोई महिला दोपहर को काम करना चाहती है, वी हैव दैट फैसिलिटी। छठा, मेरी गाड़ी और घर का सपना मात्र 4 साल में पूरा किया जा सकता है। एंड सातवां, कि मेरे काम को, मेरे परिश्रम को और मेरे परिवार के त्याग को, दोनों को ही सम्मानित किया जाए। ये सातों चीजें एक जगह से मिल सकती है, और उसके लिए मेरा रोल क्या रहता है इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अगले 1 मिनट में आपको बता देता हूं कि आपका रोल क्या रहेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पिछले 68 सालों से भारत के करोड़ों लोगों की परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने का काम करती है। शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन अब और भी अच्छे अच्छे काम एलआईसी करती है। क्या करती है? जब उस समय पर शुरू हुई थी तो एलआईसी का बस इतना ही प्रोडक्ट हुआ करता था कि भी एक इंसान को यदि कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को पैसे मिले, मतलब उसके मृत्यु पर उसके परिवार को पैसे मिले, और अगर कुछ नहीं होता है तो उस परिवार की बचत हो जाएगी। लेकिन इन बदले हुए समय में आज लोगों की जरूरतें और भी बढ़ गई है। अब पढ़ाई लिखाई जो है, शिक्षा जो है, वो पहले जितनी सस्ती नहीं रही। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, आज प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हो गए हैं, तो एजुकेशन महंगा हो गया है।
तो हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से, कॉस्टली एजुकेशन की वजह से नहीं कर पाते। तो एलआईसी के पास में ऐसी पॉलिसीज है, ऐसे प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस में, कि जिन प्रोडक्ट में पैसे बचा बचा करके एक माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट है कि जिन प्रोडक्ट में पैसे बचा करके एक माँ बाप अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जो है इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि अब शादियां भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। प्री वेडिंग फोटोशूट, न रिसेप्शन, न डीजे नाइट, न बैचलर पार्टी, न कितनी सारी चीजें। ओके, तो उसकी भी व्यवस्था कि लोग कर्जे में ना डूब जाए। आपने कई बार देखा होगा, लोग अपनी जमीन बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लोग अपनी जमीन बेच करके अपने बच्चों की शादी करते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसी प्रोडक्ट एलआईसी लेकर के आई है। और तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था कि जब हर नौकरी से पेंशन खत्म हो रहा है तो आदमी बुढ़ापे में जिएगा कैसे, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था बदल गई है कि अब परिवार साथ में नहीं, अलग अलग रहते हैं। माँ बाप गांव में या तो अलग शहर में, बच्चे अलग शहर में, दो दो घर चलाने पड़ते हैं। पहले क्या था कि पिता की तनख्वाह में भी एक ही घर चलता था और बेटे की तनख्वाह में भी एक ही घर चलता था। अब पिता की तनख्वाह बंद हो गई और बेटे की तनख्वाह में दो घर चलाने पड़ेंगे, तो कैसी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया के पास में ऐसे प्रोडक्ट भी है कि जो एक इंसान के जीवन को रिटायरमेंट में भी मदद कर पाए। तो आप जिस काम को करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से इससे बेहतर काम कोई और हो ही नहीं सकता कि एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपका जो रोल रहेगा वो रहेगा माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने में सुविधा करके देना, माँ बाप के बच्चों की शादी के लिए आर्थिक आयोजन करके देना, और एक इंसान को रिटायरमेंट के बाद भी अपना सम्मान ना खोना पड़े ऐसा पेंशन उसको क्रिएट करके देना। मेरे हिसाब से इससे बेटर काम और कोई हो नहीं सकता। तो अब सवाल दूसरा ये आता है कि भाई मैं करूंगा कैसे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं आपको बताऊं कि आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस विकास अधिकारी ने आज आपको यहां पर आमंत्रित किया इस प्रोग्राम के लिए, उनका रोल आपको सिर्फ एलआईसी के साथ में जोड़ना नहीं है। एलआईसी के अपने और आपके विकास अधिकारी के प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहते हैं। उनको भी मालूम है कि एक साधारण आदमी जब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आता है उसे कुछ भी नहीं मालूम, ना आपको सेल्स का एस मालूम है, ना मार्केटिंग का एम मालूम है, ना लाइफ इंश्योरेंस का एल मालूम है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो ऐसे इंसान को सिखाना पड़ेगा। तो इनके बहुत छोटे छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहते हैं। आपकी सुविधा के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वो सीखना है और वो आपको सिखाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भी कोई भी आदमी कुछ भी सीख करके नहीं आता, और अगर कोई आदमी कुछ सीखना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है ना। तो वो ट्रेनिंग मॉड्यूल ऐसे है, अगर उसको सरल और मजाक में बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि एलआईसी के ट्रेनिंग मॉड्यूल की विशेषता ये है कि उसमें अगर कौवे को भी डालोगे ना तो वो भी बगुला बन करके बाहर निकलेगा। इतने बेहतरीन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल एलआईसी के पास में है। तो चिंता ना करें, सिर्फ दो ही चीज लेकर के आइए, अपने सपने और अपनी कठोर परिश्रम करने की ताकत। बाकी आपके पास में एक रास्ता है, उस रास्ते पर चलना कैसे है, अपने विकास अधिकारी का हाथ थाम लीजिए और तब तक मत छोड़िए जब तक वो सारे सपने आपके पूरे ना हो जाए जिन सपनों को लेकर के आप एलआईसी में आते है। आखिरी में माय डियर फ्रेंड, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस काम के बारे में हमने सारी जानकारी तो ले ही लिए, तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इन द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसरों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। और आपको काम क्या करना है? आपको एक चीज जो आज करनी है वो क्या करनी है? जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं उस गलती से बचना है। क्या गलती करते हैं ज्यादा लोग? हाँ, क्या गलती करते हैं ज्यादा लोग? ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जानकारी लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, निर्णय नहीं लेते। और समस्या क्या है कि जिंदगी जानकारी लेने से नहीं, निर्णय लेने से बदलती है। मान लीजिए कि मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे जाकर के खड़ा हो जाऊं और जानकारी ले लूं कि कितने बजे कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से दिल्ली जाएगी और कितने बजे कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से मुंबई की दिशा में जाएगी। मैंने सारी जानकारी ले ली, 24 घंटे में आने वाली 200-250 ट्रेन की जानकारी ले ली, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ना दिल्ली ना मुंबई तब तक पहुंच सकता हूं जब तक मैं किसी एक ट्रेन में बैठने का निर्णय नहीं करता हूं। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जानकारी से नहीं, निर्णयों से जिंदगी बदलती है। तो अपने जीवन में निर्णय लेने से मत चूकिएगा, वो गलती मत करिएगा जो कई सारे लोग करते हैं। तो आज आपको क्या करना है? एक निर्णय करना है, और निर्णय करने के बाद में एक छोटी सी फॉर्मेलिटी आपको करनी है। वो फॉर्मेलिटी है
कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कराने हैं एलआईसी ऑफ इंडिया के विकास अधिकारी के पास में। बहुत मामूली सी चीज है, आधार कार्ड की नकल, पान कार्ड की नकल, एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, आपका कैंसिल किया हुआ चेक, क्योंकि आपका जो भी बिजनेस का पैसा बनेगा, इस काम का पैसा बनेगा, वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और आपकी 10वीं या तो 12वीं कक्षा की मार्कशीट, बस इतनी चीज आपको जमा करानी है। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, और वो फॉर्मेलिटी ये है आईआरडीए का एग्जाम। अब आईआरडीए क्या है? आईआरडीए का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। माय डियर फ्रेंड, जैसा आप अगर रोड पे गाड़ी चलाना चाहते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो 18 साल की उम्र का होना जरूरी है, वैसे यहां पर भी 18 साल की उम्र का होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको आरटीओ का, ठीक है, आरटीओ का एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम देते हैं, आपको लाइसेंस देते हैं, बाद में आप गाड़ी चला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, हाँ, उसका प्रोसेस कैसा रहता है कि आरटीओ का एग्जाम देने से पहले आप ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप एग्जाम देते हैं, आप एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद में आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। यहां पर भी प्रोसेस वही है कि यहां पर आईआरडीए का एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद आपको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, जो विकास अधिकारी ने आपको आमंत्रित किया है, वो आपको एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठाएंगे, मतलब वो ट्रेनिंग देंगे आपको। वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं इस काम के ऊपर चलने के लिए। और वाकई में माने बहुत आसान एग्जाम रहता है, 50 मार्क का है, कौन बनेगा करोड़पति खेलना है, मतलब एबीसीडी ऑप्शन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, और उसमें आपको 50 में से 50 लाने की जरूरत नहीं है, 50 में से 15 मार्क आ गए, अपना काम हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, जब 50 में, मुझे याद है क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, 50 में से 50 मार्क लाता था तो पहली नौकरी मिली थी 1200 रुपए की। यहां पर आप 50 में से 15 मार्क लाते हैं, आप लाखों कमाने वाली दुनिया में शामिल हो जाते हैं। हाँ, उसका एक छोटी सी बात मैं बता दूं भूलू उससे पहले, कि उसका एग्जामिनेशन फीस रहेगा। जैसे आप आरटीओ में चार्ज देते हैं एग्जाम का, और मतलब आपको फीस पे करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी आपको शायद 910 920 रुपए कुछ चार्ज रहेगा, जिसमें एग्जामिनेशन फीस और उस एग्जाम के लिए एक पतली सी छोटी सी किताब आपको दी जाएगी, आपको तैयारी भी करवाई जाएगी कि कितने आसानी से 50 में से 15 मार्क ला सकते हैं। आप चाहे हिंदी भाषी है, गुजराती भाषी है, मलयाली भाषी है, मराठी भाषी है, अंग्रेजी जानते हैं, है ना, हर हर क्या बोलते हैं ना, हर भाषा में आप वो एग्जाम दे सकते हैं, और आपको पढ़ाया जाएगा। और बहुत मामूली सा है, मतलब 2 घंटे के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि 50 में से 15, 2 घंटे की तैयारी में 50 में से 15 मार्क लाए जा सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। हाँ, उसका जो 910 या 920 रुपए का कुछ चार्ज है, वो आपको फीस अपने विकास अधिकारी के पास में जमा करानी रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अंत में दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, और एलआईसी ऑफ इंडिया के सभी विकास अधिकारी का धन्यवाद कि जिन्होंने इतने पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक और एम्बिशियस और हार्डवर्किंग लोगों से बात करने का मुझे मौका देकर के मेरा संडे जबरदस्त बना दिया। इसके लिए आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कि आप एलआईसी में इंश्योरेंस एडवाइजर बने, आप इंश्योरेंस, एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर बने, खूब सारे पैसे कमाए, अपने परिवार की जिंदगी ना कि सिर्फ काटे, जिंदगी को बदले। माय डियर फ्रेंड, मैं जाते जाते एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर ने हमें जानवर ना बना करके इंसान इस वजह से बनाया है क्योंकि जानवर का काम होता है सर्वाइवल, इंसान का काम होता है बदलाव। जानवर सिर्फ जिंदगी काटने के लिए आता है, इंसान जिंदगी बदलने के लिए आता है। जानवर दुनिया को भुगतने के लिए आता है, इंसान दुनिया में कुछ देने के लिए आता है। जानवर दुनिया से लेने के लिए आता है। जानवर अपने जानवर समाज से लेता है, इंसान का काम है अपने समाज को देना। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता रहता है, इंसान का काम है दूसरे इंसान की मदद करना। और इसके लिए हमारा सफल बनना, सक्षम बनना, अमीर बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक अमीर इंसान, जो एक पैसे वाला आदमी, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश और अपने धर्म के लिए कुछ कर सकता है। ईश्वर इसके लिए आपको शक्ति दे और आप इस काम में आकर के सफल बने, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम में आकर के आपने बहुत अच्छा काम किया तो धन्यवाद, मुझे नहीं। यदि इन बातों ने आपको प्रेरणा दी है तो धन्यवाद, मुझे नहीं, उस विकास अधिकारी को दीजिए कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में आपको आमंत्रित किया था। चैट ऑप्शन में लिखिए, अगर मान लीजिए कि आपको मोहन बर्फा साहब ने इनवाइट किया है तो लिखिए कि मोहन बर्फा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके साथ जुड़ करके एलआईसी का काम शुरू कर रहा हूं। ये यहाँ पर कमिट करिए, है ना, क्योंकि हमारा रुमाल भी गिर जाता है और कोई अपने को देता है ना तो भी अपन धन्यवाद कहते हैं। आज हमारी जिंदगी को किसी ने हमें लौटाने का काम किया है तो वो तो धन्यवाद का अधिकारी है ही
है। तो धन्यवाद। आप गए उससे पहले मैं एक बार दोबारा सभी विकास अधिकारियों का धन्यवाद कर देता हूं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेक मनी, इन्वेस्ट मनी, बिकम रिच एंड सर्व द नेशन। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय एंड जय हिंद। माय डियर फ्रेंड, मेरी बात यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं अगले 5-10 मिनट आपके साथ में रहूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी योग्यता के हिसाब से आपके सवाल का जवाब देने की। ओके, थैंक यू। चलिए मैं सवाल देख लेता हूं। अब यहाँ पर एक पिंटू, क्या नाम है, पिंटू मीणा जी कजरोली से है कि सर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। पिंटू भाई, एलआईसी के बारे में बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही इसका परिचय दिया कि एक ऐसी संस्था है कि जो भारत सरकार की पैसों की जरूरतों को पूरा करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट संस्था है। आपके शहर के अंदर जो सड़कें बनी है ना, उन सड़कों में एलआईसी का पैसा है। आप जिस रेलवे पे बैठते हो, उस रेलवे को बनाने में एलआईसी का पैसा है। और इस एलआईसी एक ऐसी संस्था है कि जिसने इस देश के कई सारे लोगों को सुरक्षा दी है, कई सारे लोगों को रिटायरमेंट के बाद में आत्मसम्मान दिया है, कई सारे लोगों को अपने बच्चों की शादी करने में बहुत ज्यादा मदद की है ना। सो प्लीज, मतलब ये कोई 7 साल पुरानी या 4 हफ्ते पुरानी कोई फौजी स्कीम कंपनी नहीं है। इस देश की सबसे पहली, सबसे बड़ी, और आज भी आपको ताज्जुब होगा कि आज की डेट में 26 इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आज की डेट में इस देश के अंदर 100 इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है ना, तो 100 में से 78 पॉलिसी अकेली एलआईसी की हो रही है, और बाकी की 25 कंपनियां मिलकर के 22 पॉलिसी करती है। तो आप हम सब लोगों के लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि जब हम एलआईसी जैसी संस्था के साथ में काम करते हैं, है ना। ओके, चलिए। तो एक ही सवाल था, एक ही शंका थी, और मुझे लग रहा है कि जिसका मैंने जवाब दे दिया है। तो एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इसी बात के साथ एक बार दोबारा मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोबारा इस मातृभूमि का नाम लेते हुए भारत माता की जय एंड जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।